क्लास 12 का चैप्टर 1, नाम है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे। ठीक, चार्ज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या है एक्चुअल में। इलेक्ट्रोस्टैट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, अभी इलेक्ट्रो से ये मत आप वो समझ जाना कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे आप समझेंगे चार्ज। क्या समझेंगे आप, चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, मीन्स कोई भी बॉडी रेस्ट पे हो, मतलब टाइम के साथ उसकी सराउंडिंग अगर चेंज नहीं कर रही होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पे बोलेंगे। ठीक है, अगर डायनेमिक्स होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो क्या करते हैं, चार्ज मोशन कर रहा था उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो आपके सिलेबस में नहीं है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो मींस चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन भी यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, एट रेस्ट का मतलब आप याद ये समझ सकते हैं कि नो मोशन। क्या होगा, नो मोशन, मोशन उसमें नहीं होगा, मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही होगी। ठीक है, अब बात आती है भैया कि इलेक्ट्रोस्टैट, हम समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैट में क्या करना है, चार्ज की स्टडी करनी है, वो भी किसमें, रेस्ट पे करनी है। अब हमें ये मालूम है कि रेस्ट तो हमें मालूम है कि भैया मोशन नहीं होगा, सराउंडिंग टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही होगी, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे उसको कि भैया बॉडी क्या है, रेस्ट पे। मगर चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, किसी बॉडी पे चार्ज का मतलब क्या होता है, या अगर कोई बॉडी है, सपोज करिए बॉडी है, इस पर कुछ चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अपने आसपास के रीजन में क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा कि अगर कोई भी हम पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम उस पर रखेंगे तो वो क्या करेगा, उस पर एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाएगा, अगर वही मूव कराएगा तो फिर वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करने लगेगा। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज क्या है, एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। और कैसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो किसी बॉडी पर है तो चार्ज, तो वो बॉडी कैसा बिहेव करेगी, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फेनोमेना दोनों शो करती है। क्या शो करती है, दोनों फेनोमेना शो करती है। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फेनोमेना। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि चार्ज कितने तरीके का होता है। चार्ज की डेफिनेशन तो हमें मालूम पड़ गई कि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं। अब चार्ज दो तरीके के होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे इंसानों में रहता है अच्छा आदमी और बुरा आदमी, वैसे ही चार्जेस में रहते हैं। पॉजिटिव जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है ऐसे समझिए, और जो नेगेटिव मतलब जो हमेशा नेगेटिव सोचते हो। ठीक है, तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी शो की गई या शो हुई एक्सपेरिमेंटली। अब वो शो क्या हुई कि जो सेम चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर। क्या, लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या, अनलाइक चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव अगर चार्ज हो तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या है। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। और ये कूलम किसको ऑनर की गई, अगस्त्य कूलम, जिन्होंने इसकी स्टडी करके हम लोगों को इसके फोर्स के बारे में और सब डिटेल बताई थी। ठीक, तो अभी हम लोग आगे इनके लॉज भी पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ। ठीक, तो उनके ऑनर्स में हमें चार्ज की यूनिट को क्या दे दिया, एसआई वालों ने, एसआई सिस्टम वालों ने, कूलम। ठीक है, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की, क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज की होती है, और हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट को क्वांटा ऑफ चार्ज। क्या बोल सकते हैं, क्वांटा ऑफ चार्ज। तो क्वांटा ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ चार्ज। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, तो क्या होती है, मालूम है, इलेक्ट्रॉन क्या होती है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, और चार्ज एंड प्रोटॉन क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, और हम
इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, इसलिए पहले मैंने अलग दिखा फिर बाद में यहाँ प्लस माइनस लिखा है, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद आता है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन क्या था 1.67 kg और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो क्या होता है, सबसे लाइटेस्ट माना गया है, आपके लिए ये क्या है, लाइटेस्ट है। क्या है, लाइटेस्ट है, सबसे हल्का, आपके लिए सबसे हल्का है, ठीक है। और आगे भी देखेंगे बहुत सी चीजें हैं, ठीक, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो बहुत सी और भी चीजें हैं इनसे भी हल्की। तो यह हमारा क्या हुआ, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल बॉडी की, कि न्यूट्रल बॉडी में हम क्या करते हैं, किसी चार्ज को हम क्या करते हैं, अगर न्यूट्रल बॉडी से निकालते हैं उसमें रखते हैं तो क्या होता है, बॉडी चार्ज होती है, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ये सब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट या लाइटेस्ट पार्टिकल हम लोग मानते हैं। उसके अलावा बहुत सी चीजें होती हैं, मगर अभी आपके लिए वो नॉलेज में भी लेना भी आपके लिए सही नहीं है सेहत के लिए, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये लाइटेस्ट है अभी आपके लेवल पे, ये लाइटेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई न्यूट्रल बॉडी है तो किसी बॉडी में चार्ज कैसा आएगा, तो कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर मैं उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो इसका मतलब उस बॉडी पे से अगर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई। जब डिफिशियंसी आ गई उस 5 इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब उस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव 5 चार्ज यहाँ और -5 चार्ज को अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पर तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मगर अगर मैं 5 को निकाल दूंगा तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर कोई ऐसा एक बॉडी है न्यूट्रल है, अगर मैं उसमें 5 इलेक्ट्रॉन डालता हूं तो उसमें क्या होगा, ऑलरेडी न्यूट्रल थी, अगर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो उसमें नेट चार्ज क्या हो जाएगा, -5 इलेक्ट्रॉन, -5 ई का क्या होगा, चार्ज ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बट रिमेंबर रहे कि हम 6.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 7.3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, मगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मगर इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल में निकालते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हम 3.5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी होती है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आप ऐसे से समझिए कि आप सीढ़ी चढ़ते हैं, तो आप सीढ़ी 3.5, 5.5, 6.5 नहीं चढ़ते, या तो 1 चढ़ेंगे, या तो 3 चढ़ेंगे, या तो 4 चढ़ेंगे, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल में चढ़ेंगे। अब इंटीग्रल मल्टीपल किसके होगा, जो स्टेप की जो हाइट होगी उसी के तो मल्टीप्लाई में आप चढ़ते जाएंगे। एक स्टेप h हाइट पे है, h हाइट पे दूसरा स्टेप है, तो अब दूसरे स्टेप पे आपकी हाइट h हो गई, फिर तीसरे स्टेप पे आपकी हाइट क्या हो गई, 4h हो गई, 3h हो गई, 7h हो गई। तो ऐसे हाइट के हिसाब से, तो वो जो इंटीग्रल है वो हाइट के साथ इंटीजर का मल्टीप्लाई। वैसे यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन होता है इसमें टोटल चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो रहेगा स्मॉलेस्ट यूनिट, और उसके साथ हम n का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। n का मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि n क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब +1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में एक्सपेंड करेगा, मगर नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, ये नहीं फ्रैक्शन में आपने यूज कर लिया रैशनल नंबर विद रैशनल नंबर, नहीं, इंटीजर होंगे, ठीक है। आपको इंटीजर का आइडिया होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद आती है सेकंड प्रॉपर्टी, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, अब पहले आपको ये बताएं कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या, ऐसा सिस्टम जिसपे टोटल फोर्स क्या हो, 0 हो, उन्हें हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जिन पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही हो, अगर लग रही हो तो वो ऐसे लग रही हो कि वो उनकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमेशा क्या हो, 0 हो, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स मींस वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप 12th में है, ठीक। और नहीं तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी वेक्टर की, वहां मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वेक्टर की प्रॉपर्टीज, ठीक। तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मींस उस पर टोटल फोर्स क्या है, 0 है। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी का, वो हमेशा सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा, इक्वल रहेगा हमेशा, ठीक है। क्या रहेगा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, क्या रहेगा, कंजर्व्ड या कांस्टेंट रहेगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी पे आइसोलेटेड पे तो 6 ही रहेगा, क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आइसोलेटेड का मैंने मतलब बता दिया, आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल फोर्स एक्ट ऑन दिस सिस्टम इज 0, जो दिस सिस्टम इज जिस सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है।
कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ किसी एक लिमिट पे जाके वैलिड नहीं रहते हैं। वो लिमिट क्या है कि अगर वेलोसिटी हाई हो जाए, वेलोसिटी क्या हो जाए, हाई हो जाए, अगर वेलोसिटी हाई होगी तो फिर क्या होगा कि मास जो है वेरी करेगा, रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टीज के थ्रू मास वेरी करेगा। और ये एक रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला है, जीरोपंथी दिखाने के लिए आप सबके सामने आप दिखा सकते हैं कि हाँ भैया हमें मालूम है कि मास कैसे वेरी होता है, m इज इक्वल टू एल नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, ऐसे मास वेरी होता है अगर वेलोसिटी जो है किसी ऑब्जेक्ट की वो कंपेरेबल हो जाए स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, कभी यूज कर लीजिएगा। पर इसका बताने का मतलब ये कि अगर वेलोसिटी चेंज करते हैं या वेलोसिटी हाई होती है तो मास चेंज करता है, मगर अगर कोई चार्ज बॉडी है या कोई चार्ज है उसको हम कितनी भी तेजी से, कितनी भी वेलोसिटी से, लाइट की वेलोसिटी से भी अगर हम भगाते हैं तो चार्ज इनवेरिएंट रहेगा, मींस चार्ज सेम रहेगा, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चार्ज जो है इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चार्ज ऑलवेज कम विद मास बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब जिस बॉडी पे चार्ज रहेगा उसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उसका मास तो होगा, मगर जैसे न्यूट्रल बॉडी है उस पर मास तो है मगर उस पर चार्ज नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जहां पे चार्ज प्रेजेंट होगा वहां मास होगा, मगर जहां पे चार्ज नहीं होगा वहां पे मास होगा ही होगा। मास हमेशा रहेगा, चार्ज डिपेंड करेगा, अगर चार्ज है तो मास तो रहेगा ही नहीं रहेगा, अगर चार्ज नहीं है तो भी मास रहेगा, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस की, जो कि हमारा कूलम्स लॉ। यही हमारे इस चैप्टर का हीरो है और इसी से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल और आगे जो भी है नेक्स्ट वीडियो में आता रहेगा। तो अब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ, अगस्ता कूलम नाम है उनका, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में यूनिट ऑफ चार्ज को एसआई वालों ने जो है क्या किया, कूलम नाम दे दिया। ठीक, तो कूलम्स ने क्या किया, कूलम्स ने एक्चुअल में किया क्या कि चार्ज का इंटरेक्शन स्टडी की उन्होंने, कि दो चार्ज कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसके क्या की उन्होंने स्टडी की। तो ठीक, तो कूलम्स लॉ का मतलब क्या कि इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। हम कूलम्स लॉ में क्या पढ़ते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। ठीक है, पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए मैथमेटिकली, उसके बाद हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे कूलम्स का। अब देखिए क्या है, उन्होंने एक चीज नोटिस की कि अगर दो चार्ज रखे हुए हैं, दो चार्ज रखे हैं Q1 Q2, ठीक, तो Q1 इस पे फोर्स लगाएगा और Q2 इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि अभी दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, किधर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब ये देखिएगा जो फोर्स की डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो, अगर मैं ये दो चार्ज लेता तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों चार्ज को, इसी लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। ये नहीं कि लाइन ये जुड़ रही है और फोर्स आप यहाँ लगा दे, नहीं, अगर लाइन ये जुड़ रही है तो फोर्स आप इधर लगेगा या तो इस लाइन के इधर लगेगा। मीन्स लाइन पे ही फोर्स रहना चाहिए। अगर ये लाइन है तो लाइन के इधर, लाइन के इधर, ये नहीं कि किसी एक एंगल पे आपने बना दिया फोर्स, नहीं, दो चार्ज के बीच में। याद रखिएगा, मैं नेट फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर Q1 और Q2 है तो ये लाइन मैंने एक ज्वाइन की, तो ये दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो फोर्स इसी लाइन पे लगेगा, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, इस लाइन से हटेगा नहीं। ठीक है, ये रिमेंबर रहे। ठीक है, तो अगर ये इस पे फोर्स लगाता F21, तो F21 का मतलब क्या, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, मतलब Q2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, Q1 कितना लगा रहा है वो दिखाता है F21। ठीक है, अब फोर्स का हम फॉर्मुलेशन करेंगे मैथमेटिकली थोड़ी देर में, पहले आप थोड़ा बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसको हमने नाम दिया F12, मींस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक, तो ये किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कभी भी, अभी एक मैं नेगेटिव और पॉजिटिव का भी लूंगा केस, मगर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई दो चार्जेस हैं तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लगाएंगे, मींस दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और दो फोर्सेस के बीच में जब भी 180 डिग्री होता है, इसका मतलब हम उसको एक तरीके से न्यूटन के लॉ के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती है। अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाए तो Q2 Q1 पे भी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो जो भी फोर्सेस लगेंगी इन दोनों चार्जेस पे वो क्या होंगी, एक्शन रिएक्शन होंगी।
क्या होंगी, एक्शन रिएक्शन होंगी, मगर एक्शन रिएक्शन क्या होगी 180 डिग्री पे होगी। ठीक, अब लेट सपोज करिए एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज Q2 को अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की साइड। ठीक है, इसको हमने F12 दे दिया, मगर देखिए लाइन ज्वाइनिंग पे ही फोर्स, ये याद रखिए लाइन से नहीं हटना है। ठीक, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो क्या अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ ये देखें ये इस फोर्स की डायरेक्शन और लाइन ज्वाइनिंग पे ही है। ठीक है, ये सब लाइन ज्वाइनिंग होती है, ये पूरी लाइन ज्वाइनिंग होगी। ठीक, तो फोर्स इसी लाइन पे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो देखिए ये दो फोर्सेस हैं, ठीक, अटैक कर रही है, मगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इनके बीच में भी एंगल क्या बन रहा है 180 डिग्री बना है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों की जब टेल जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब दोनों की टेल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, अब बात आती है कि जब मैंने बता दिया कि ये क्या होती है एक्शन रिएक्शन फोर्सेज होती है, तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर एक्शन रिएक्शन फोर्सेज लाइक अ न्यूटन थर्ड लॉ, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर जो मास वेट होगा वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा और उसके जस्ट ऊपर क्या होता है एक नॉर्मल फोर्स लगता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही अर्थ ने अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगाई, वेट लगाया, तो उसके जस्ट अपोजिट ऊपर क्या होगा एक नॉर्मल फोर्स ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। अब एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हम मैंने बोल दी कि 180 डिग्री पे है, तो आप किसी भी एंगल पे नहीं ले सकते हैं। आप किसी एंगल पे क्यों नहीं ले सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज ये दो चार्ज है, ठीक, ये लाइन जॉइनिंग है, हमने कहा भैया लाइन जॉइनिंग पे हम नहीं लेंगे फोर्स, हमने क्या कहा, ये एक ऊपर लग रही है नीचे लग रही है, ये भी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, ये भी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, क्योंकि ये 180 डिग्री बना दिया अपोजिट। बट मैंने एक चीज बोली थी, जब भी चार्ज की बात आएगी तो फोर्स लाइन ज्वाइनिंग, फोर्स लाइन ज्वाइनिंग, या तो फोर्स इस लाइन पे ही लगेगा, इस लाइन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, मगर ये लाइन से डिस्ट्रैक्ट है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ये तो मैं क्या ना एक्शन रिएक्शन फोर्स है, मगर उसमें कंडीशन है कि फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक, तो यहां पर मैंने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। क्या बोला, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, बट इट ऑल्सो एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। मीन्स अगर सेंट्रल फोर्स है तो वो रेडियल डायरेक्शन में ही लगेगी और रेडियस पे या डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है। अगर ये आपको ना दिख रहा तो मैं बता दूं कि ये सेंट्रल फोर्स लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, सेंट्रल फोर्स लिखा है। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कूलम्स की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या देखते हैं, कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं। अब तक हमने कूलम्स लॉ के बारे में हम थ्योरेटिकल थोड़ी बहुत डिस्कशन किए थे, अब हम बात करते हैं कि कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या था, क्योंकि हमें मालूम है, या अगर नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ कि कूलम्स लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, मीन्स हमने क्या किया, उस चीज को ऑब्जर्व किया, कूलम ने क्या किया, कई एक्सपेरिमेंट किए और उसने उससे ऑब्जर्वेशन करके उसने एनालिसिस की, उसके बाद उसने कंक्लूजन निकाला, और जो कंक्लूजन निकाला वो ये था कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मींस Q1 इंटू Q2। ये सेम एनालॉगस होगा जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सिमिलरली सेम चीज यहाँ पर है, बस वहां मास था तो यहाँ चार्ज आएगा, वहां पे डिस्टेंस ही दो मास के बीच में, यहाँ डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच में, बाकी सारी चीज सेम है। ठीक है, तो आप उसको एनालॉगस करके उसका फील यहाँ पे भी आप ले सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कूलम्स लॉ की ये दो ऑब्जर्वेशन थी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम देखें, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, हमें मालूम है कि जब भी ये प्रोपोर्शनल होता है तो जब इसको हम इक्वल टू में लेके आएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया जाता है।
ठीक, तो के क्या हो गया हमारा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक, और ये जो के होता है इसकी वैल्यू मालूम की गई, ये आपके लेवल पे नहीं है कि ये कैसे आया, नहीं तो आगे आप पढ़ोगे जैसे फर्दर हायर स्टडीज में जाएंगे कि 1/4πε0, ये के की वैल्यू आई। ठीक, अभी आप ये समझिए कि के की वैल्यू आई कैसे आई, ये आपके अभी सिलेबस के बाहर की चीजें हैं। तो ये जो वैल्यू आई, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इस के का मैग्नीट्यूड, इस पूरे के का मैग्नीट्यूड क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक, अब ये यूनिट आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, अगर मुझे के की यूनिट निकालनी तो ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम स्क्वायर नीचे हो जाएगा, तो वही चीज है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक, तो ये जो इसमें ये है एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻12। फिर इसमें यूनिट क्या होगी, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसकी जस्ट रिवर्स होती है, क्यों, क्योंकि के जो है, के क्या है 1/4πε0, मीन जो एप्सिलॉन नॉट होगा वो के का जस्ट इनवर्स होगा यूनिट में। ठीक, तो अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाओ, के को इधर ले आओ, तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे हो जाएगा, कूलम स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, वही सिमिलर यूनिट यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस का मतलब एयर और वैक्यूम, यहाँ दोनों कंसीडर करेंगे। ठीक है, फ्री स्पेस में यहाँ हम लोग दोनों कंसीडर करें, एयर और वैक्यूम में दोनों होते बहुत अलग अलग हैं, वैक्यूम भी 3 तरीके के होते हैं, मगर बट हम लोग यहाँ पर आपके लेवल पे कंसीडर करेंगे एयर और वॉल्यूम को इक्विवेलेंट। ठीक है, तो वो फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम अगर बोला जाएगा तो हम एप्सिलॉन नॉट ही यूज करेंगे। ठीक, फिर हमने ये भी वो देखा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है। अब कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस इन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मींस पाथ की क्या होगी, वो इंडिपेंडेंट, मींस इट ओनली डिपेंड्स ऑन द फाइनल इनिशियल पोजीशन ऑफ अ चार्ज। जैसे एक ये सपोज करिए ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, अगर मुझे इस चार्ज को यहां तक लाने में वर्क करना पड़ा तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक ये पार्ट डायरेक्ट ले सकता हूँ, एक ये वाला पाथ ले सकता हूँ और एक ये वाला पाथ ले सकता हूँ। तो इन 3 पाथ पे अगर मैं वर्क डन करूँ तो वो सेम आएंगे, मीन्स पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये वर्क डन क्या है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हम पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर होती हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट देखिए, अगर यहाँ पे 2 चार्ज हैं तो हमें मालूम है कि इसको अगर हम एब्सेंस में रखें, अब इसकी बात नहीं करें, तो हमें मालूम है कि माइनस की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो यहाँ लगेगा F12। ठीक है, F12 लगा, अभी मैं इस चार्ज को नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। अब लेट सपोज करिए कि अगर मैं तीसरा चार्ज लेके आता हूं तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, जाहिर सी बात लगाएगा। तो देखिए ये लाइन मैंने ज्वाइन की और इसी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे ही उस पे लाइन पे ही हम क्या करते हैं, फोर्सेस लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, ये नेगेटिव है तो फोर्स क्या होगी, इधर की साइड अट्रैक्ट करेगी। तो मैंने इस फोर्स को क्या किया, F13 लिखा। क्या लिखा है, F13 लिखा है। ठीक, अब देखिए, तो मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये चार्ज यहां पर होता, नहीं होता, लेट सपोज के नहीं होता, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो फोर्स लगता है F12, वो तो F12 ही लगेगा हमेशा। अगर 3 मिनट बाद भी देखेंगे, 5 मिनट बाद भी देखेंगे, हमेशा फोर्स क्या लगेगी, F12। बट अगर ये चार्ज भी अगर इस सिस्टम के पास आ जाए और इससे भी एक फोर्स लगे, तो भी अगर ये चार्ज हो या ना हो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F12 वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे Q3, Q4, Q5, Q6 कुछ भी आ जाए। बट अब मैं कहूं कि इस पे टोटल फोर्स क्या है, मैं क्या कहूं इस पे टोटल फोर्स क्या है। पहले मैं इंडिविजुअल फोर्स की बात करता हूं। इंडिविजुअल फोर्सेस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर चार्जेस डज नॉट अफेक्ट एनी काइंड ऑफ इफेक्ट, इट विल नॉट शो। ठीक, तो ये 2 चार्ज है, इसके बीच में अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, F12 ही रहेगा। इन 2 चार्ज के बीच में बात करूंगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, F13 रहेगा, चाहे चार्ज कितने भी मैं यहाँ ले आऊं। बट अगर मैं इस चार्ज पे नेट फोर्स की बात करूं,
नेट फोर्स की। तो नेट फोर्स तो भाई ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। तो जब मैं नेट फोर्स की बात करूंगा तो वो आपका क्या होगा, इन दोनों के वेक्टर वेक्टर एडिशन के फॉर्म में या वेक्टर से हम रिजल्टेंट निकालते हैं फोर्स, इन दोनों के बीच का कुछ समथिंग इधर की साइड कुछ आएगा फोर्स। अब वो डिपेंड करेगा कि इक्वल मैग्नीट्यूड है कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें वेक्टर की कुछ यूज होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे नहीं तो आप 11th में वेक्टर अगर पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बिना वेक्टर के इलेक्ट्रोस्टैट चलेगी नहीं, ठीक। तो इस टॉपिक का मतलब ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया इसका यही मतलब था कि इंडिविजुअल चार्ज अगर मैं लूं कि मैं इसकी वजह से केवल इस पे फोर्स देना चाहता हूं तो वो कभी चेंज नहीं होगा। मगर अगर मैं किसी चार्ज पे टोटल फोर्स देना चाहूंगा तो वो जितने भी चार्ज होंगे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। इंडिविजुअल पर नहीं डिपेंड करेगा मगर टोटल फोर्स की बात करूंगा तो करेगा, ठीक। तो ये मैंने लिखा जो F12 है, तो F12 किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए तो ये ना, तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ Q3। क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ Q3। इसका मतलब और मैं क्या कह सकता हूं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अदर चार्जेस। मीन इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस रहेंगी, केवल इन दोनों की मैं अगर बात करूं और मैं यहाँ पे 50,000 चार्जेस ले आऊं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। क्लियर, ठीक। तो ये भी बहुत सी बुकों में दिया नहीं रहता है मगर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो ये सब हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो न्यूमेरिकल लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी आपकी मैथमेटिक्स होगी तो, ठीक है। अब देखिए हमने कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि कूलम्स लॉ जो है वो स्केलर फॉर्म में हमने पढ़ा। अब बात आती है क्योंकि कूलम्स लॉ में हम फोर्स की बात कर रहे हैं, अब फोर्स है तो वेक्टर है, और अगर वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमें वेक्टोरियल फॉर्म भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक कोऑर्डिनेट लिया है, ये देखिए वेक्टर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक। हमने क्या किया, एक ये लिया सिस्टम Q1 और Q2 चार्ज, ठीक है। ये एक चार्ज Q1 है, एक ये चार्ज Q2 है, उसका सेपरेशन कुछ R है, ठीक। ये किसी एक प्लेन में ले लिया हमने, ठीक। तो जो भी पोजीशन वेक्टर होता है, क्या बोल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर को हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है, ठीक है। तो ओरिजिन से मैंने एक लाइन की थी Q1 के लिए, तो इसको मैंने क्या किया, R1 पोजीशन वेक्टर, क्या बोला इसको, R1 पोजीशन वेक्टर। और ओरिजिन से इस चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको मैंने क्या बोला, R2 पोजीशन वेक्टर। क्या बोला मैंने, R2 पोजीशन वेक्टर। और इन दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या है, R, क्या है, R वेक्टर, ठीक। ये जो R वेक्टर है ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस और डायरेक्शन दोनों बताएगा, ठीक है। क्योंकि वेक्टर्स का मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहेगा, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी आप बोल सकते हो सेपरेशन को, ठीक है। तो वेक्टर है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस और फिर साथ में डायरेक्शन, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट ही बोल सकते हैं डिस्टेंस में, क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। तो देखिए अगर मैं Q2 की बात करूं तो इस पे फोर्स तो हमने पहले बता रखा है, क्या बनेगी कि F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये लाइन ज्वाइनिंग है तो फोर्स की डायरेक्शन इसी लाइन में ही होनी चाहिए। तो किधर हुई, इस साइड, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों क्या पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर किया है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, F21 इक्वल टू Q के Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड, क्योंकि नीचे जो R स्क्वायर लिखा जाता है अगर मैं किसी वेक्टर का स्क्वायर कर देता हूं तो वो मैग्नीट्यूड बन जाता है, क्या, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे स्क्वायर कर देना, ठीक है, और यहाँ पे भी स्क्वायर कर देना, ठीक। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर। तो हम नीचे जो लेंगे वो मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि F के Q1 Q2 अपॉन R21 R स्क्वायर और R21 क्या है। अब कहोगे कि सर R21 क्या है, R21 क्या है, जिस डायरेक्शन में F21 फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, एक यूनिट फोर्स होगा जिसको हम बोलेंगे R21, क्योंकि फोर्स के साथ साथ फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो अगर फोर्स F21 है तो हमने जो यूनिट वेक्टर वो क्या मान लिया यहाँ पे, R21। और R21 का मतलब क्या हुआ, R2 अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स जो है हमने Q पे निकाला, Q2 पे,
हमने Q2 पे निकाला है। अब हम अगर हम Q1 पे निकालेंगे तो देखिए, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो मतलब इसकी रिपल्शन के कारण क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन इधर जाएगी, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग तो यही है, तो फोर्स इधर की साइड लगा। तो अगर मैं F12 की बात करूं तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा इस फोर्स की डायरेक्शन में जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको मैंने R12 वेक्टर यूनिट वेक्टर ले लिया। क्या ले लिया? R12 यूनिट वेक्टर। तो देखिए F12 का हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2, R12 का मैग्नीट्यूड और इसमें यूनिट वेक्टर हमने लिख दिया R12। देखिए जैसे फोर्स 12 है तो यहाँ पे भी जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी हम क्या लेंगे 12। देखिए यहाँ R21 को मैंने R21 माइनस R1 लिखा, अगर यहाँ मैं R12 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, R1 माइनस R2। तो वही चीज यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि अब देखिए मैं जो यहाँ पे R12 लिखा है यूनिट वेक्टर में, तो पहले मैं वेक्टर लगाता हूँ R12 का वेक्टर क्या होगा। तो मैंने बताया इसको जस्ट अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा रिवर्स, क्या हो जाएगा R12 क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, अगर मैं इसी का मॉड लूंगा तो फिर इसका भी क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं R यूनिट वेक्टर की जगह फिर मैं यही फॉर्मूला यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो देखिए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर हमारे पास है ये ऑलरेडी। ठीक, यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखें, यूनिट वेक्टर क्या लिखें मैग्नीट्यूड वेक्टर अपॉन नीचे क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड। मीन्स यहाँ पे तो एक मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और यहाँ पे एक और मैग्नीट्यूड आ गया, तो स्क्वायर में एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा F12। ठीक, तो हमें दोनों फोर्सेस मालूम पड़ गए, F12 और F21 दोनों फोर्सेस मालूम पड़ गई। F21 की डायरेक्शन क्या है R21 कैप में, F12 की डायरेक्शन क्या है R12 कैप में। ठीक, और कैप को फिर हमने यूनिट में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, सिंपली मैथमेटिकल मैथमेटिक्स लगाई और कुछ नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो स्मॉल ये यूनिट वेक्टर है R21, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में R2 माइनस R1 अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो मैग्नीट्यूड में अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या होगा, माइनस भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, साइन की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इससे माइनस लूंगा तो वो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड मतलब पॉजिटिव आएगी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अगर मैं इसमें से एक माइनस साइन लूंगा तो भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो ये देखिए ये जो कुछ फॉर्म है, और आप इधर देखिए R21 R12 को देखिए, अगर मैं इसको कैप में लिखूंगा तो यहाँ पे ये और फिर इसका क्या हो जाएगा मॉड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू आई, ये हमारी जो वैल्यू आई ये क्या आई R12 कैप, R21 कैप हम लिख के चल रहे हैं और हमने प्रूफ क्या कर दिया R12 कैप। तो हमने क्या लिखा R21 कैप को हमने किसके बराबर कर दिया माइनस ऑफ R12, मीन्स माइनस ऑफ R12। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे R21 की जगह में R12 माइनस के साइन के साथ लिखता हूँ तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर मैं इसको देता हूँ ना तो इसमें 1 और 2 से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर अगर हम हटा दें तो हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, अगर मैग्नीट्यूड मिलेगा तो दोनों का